जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में देखा था। भारत को भौतिक संरचना के आधार पर हम लोगों ने 5 भागों में विभक्त किया था, जिसमें पहला था उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला, जिसमें हिमालय आता है। उत्तर के पर्वत श्रृंखला में कौन सा आता है, भाग आता है, तो हिमालय का भाग आता है। और हिमालय के विषय में हम लोगों ने देखा था। तो हिमालय को वलय के आधार पर, हिमालय में पड़े वलित के आधार पर हम लोगों ने हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया था। कितने भागों में विभक्त किया था? 4 भागों में। तो ट्रांस हिमालय में किया था, ट्रांस में किया था, वृहत में किया था, मध्य में किया था और शिवालिक में किया था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांस, वृहत और मध्य हिमालय के विषय में 2-4 महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने देखा था। आइए आज हम लोग शिवालिक के विषय में जानते हैं। शिवालिक ये हिमालय का पदस्थली कहा जाता है, जो कि हिमालय के सबसे नीचे में स्थित है। जैसे कि ये ट्रांस हिमालय हो गए, ये वृहत, ये मध्य और ये शिवालिक। तो ये नीचे होने के कारण ये पदस्थली, हिमालय का पदस्थली कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शिव भगवान निवास करते थे, जिसके कारण इसे शिवालिक नाम दिया गया। तो शिवालिक से 1-2 बातें क्या हो गई। पहला तो ये शिव जी का निवास स्थान था, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये हिमालय का पदस्थली कहलाता है। हिमालय का पदस्थली कौन सा हिमालय ये पर्वत कहलाता है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय का पदस्थली कहलाता है। तीसरी बात, यदि हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो ये ज्यादा नहीं, 600 से 1500 मीटर ही ज्यादा इसकी औसत ऊंचाई नहीं है। 600 से 1000 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। और इसकी अगर चौड़ाई ऊपर की बात करें तो 10 से 50 मीटर, 50 मीटर या 60 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 600 जो है इसकी औसत ऊंचाई तो 600 से 1000 मीटर, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 50 से 60 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये है इसके विषय में बेसिक जानकारी। आइए अब हम देखते हैं कि शिवालिक पर्वत जो है इसका पश्चिमी विस्तार, शिवालिक पर्वत का पश्चिमी विस्तार जो है पाकिस्तान में है। शिवालिक पर्वत का पश्चिमी विस्तार इसका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, जो कि किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, सुलेमान पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, सुलेमान पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यदि पूरब में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। पूरब में यदि बात करें तो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। पूरब में कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सा पर्वत है, तो कौन कौन सा पर्वत है तो वो हम लोग देखते हैं। डाफला है, कौन कौन सा है, डाफला है, मीरी है, मिसमी है, डाफला, मीरी, मिसमी, अबीर, डाफला, मीरी, मिसमी, अबीर, और एक है यहाँ पे पटकाई बूम। कौन सा है, पटकाई बूम। ये सब शिवालिक पर्वत के ही विस्तार हैं। क्या है, ये सब पर्वत श्रृंखला जो है सब शिवालिक के ही विस्तार हैं। देखिए शिवालिक के विस्तार की अगर बात करें, पश्चिम में जो शिवालिक पर्वत का विस्तार है वो पाकिस्तान में स्थित है, सुलेमान पहाड़ी, है ना। सुलेमान पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ यही से सिंधु सभ्यता में जौ और गेहूं का प्रमाण भी सुलेमान किरथर पहाड़ी से ही मिला था। तो वो हम लोग जब हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे तो तब देखेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी का विस्तार, पश्चिम में पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी में है। पूरब में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, मिसमी, अबीर और पटकाई बूम है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि इसी शिवालिक को और थोड़ा सा हम लोग सुदूर पूर्व कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, पूर्व में अगर इधर म्यांमार के तरफ कर देते हैं, तो एक आप लोगों ने पर्वत का नाम सुना होगा, आराकाम पर्वत, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, एक आराकाम पर्वत है म्यांमार में। म्यांमार में जो आराकाम पर्वत है, म्यांमार में जो स्थित है आराकाम पर्वत, ये शिवालिक का ही ये दक्षिण पूर्व विस्तार है। शिवालिक का ही दक्षिण पूर्व विस्तार। कौन सा विस्तार है, दक्षिण पूर्व विस्तार कौन सा है, आराकाम पर्वत, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, म्यांमार में अवस्थित है। शिवालिक पर्वत का ही दक्षिण पूर्व विस्तार जो है वो कौन सा है, आराकाम पर्वत है, ठीक है। और यदि सुदूर दक्षिण की बात करें, सुदूर मतलब कि जो थोड़ा सा ज्यादा दूर है ना, नीचे वाला भाग जो है, ये अंडमान निकोबार वाला भाग जो है, यही है शिवालिक पर्वत का सुदूर पूर्व, है ना, सुदूर
पूर्व की अगर बात करें तो ये विस्तार यहाँ पे है। यदि दक्षिणी पूर्व की बात करें तो यहाँ पे ये अराकाम पर्वत है। यदि इधर सुदूर पूर्व की बात करें तो कौन सा है, अंडमान निकोबार है यहाँ पे। ठीक है, तो ये शिवालिक से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। शिवालिक पर्वत और जहां जहां पे जाता है, जैसे मिजोरम में अगर शिवालिक पर्वत गया तो मिजो हो जाता है नाम उसका, नागालैंड में गया तो नागा पर्वत हो जाता है नाम उसका, अगर मेघालय में गया तो मेघालय में जो विस्तार है पर्वत का, शिवालिक पर्वत का, वहां पे हो जाता है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, और कौन सा, जयंतिया। ये सब मेघालय में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है, मेघालय में। शिवालिक पर्वत का ही विस्तार है पूर्व में, जब मेघालय स्टेट में है, वो कहां पे है, वो है गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में। ठीक है, असम की बात करते हैं तो असम में एक पहाड़ी है मिखीर। असम में कौन सा पहाड़ी है, मिखीर। ये शिवालिक का ही विस्तार है, जो कि अवस्थित कहां पे है, असम में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शिवालिक पर्वत का विस्तार देखा कि पश्चिम में सुलेमान, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, मिसमी, अबीर और पटकाई बूम। फिर हमने मिजोरम में देखा मिजो, फिर उधर हम लोगों ने म्यांमार में आराकाम पर्वत देखा, अंडमान निकोबार उसी का विस्तार है। फिर इधर असम में मिखीर देखा, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया देखा। तो ये शिवालिक का विस्तार है। इस क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में ज्यादा पर्वत होने के कारण इसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। पूर्व में ज्यादा पर्वत क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हिमालय का देख लिया, 4 भाग। हम लोगों ने ट्रांस भी देख लिया है। ट्रांस के विषय में मैंने आपको क्या बताया था कि औसत ऊंचाई 6000 मीटर है इसकी। ठीक है, इसमें पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पाया जाता है। काराकोरम के विषय में मैंने आपको बताया था कि 8611 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन इसी में पाई जाती है। फिर मैंने लद्दाख के विषय में बताया था कि विश्व की जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी उसी में पाई जाती है। फिर जैसे बृहद हिमालय की बात आई तो बृहद या महान या सर्वोच्च हिमाद्री सब इसी को कहा जाता है। इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि 6100 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। सारे मुख्य पर्वत जो हिमालय में पर्वत श्रृंखला जो मुख्य पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बृहद का जो उत्तराखंड में है बंदरपुच कामेत है। नेपाल की बात करें तो उसमें मैंने आपको धौलागिरी बताया था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयो ये सब बताया था। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब बताया था। उसके बाद मैंने आपको मध्य हिमालय के विषय में बताया कि ये पर्यटन के दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है, 3000 से 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे उत्तराखंड में बुलगयार या पयार कहा जाता है और सोनमर्ग, गुलमर्ग कहा जाता है ना। बर्फ पे जो घास जम जाता है उसे सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। और एक बात यहाँ पे शिवालिक के विषय में एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे ये शिवालिक पर्वत का ये वाला भाग पाया जाता है, इसका जो ये पश्चिमी वाला भाग होता है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी वाला भाग, ये पश्चिमी वाला भाग ज्यादा चौरस हो जाता है। ज्यादा जब चौड़ा हो जाता है, ज्यादा चौड़ा होने के कारण इसे घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे घाटी कहा जाता है। ज्यादा चौड़ा होने के कारण इसे घाटी कहा जाता है, या इसे दून भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, इसे दून भी। और पूरब वाला भाग जो होता है इधर वाला, इसे द्वार कहते हैं। तो शिवालिक की अगर ये ज्यादा इधर चौरस वाला भाग हो जाता है तो इसे घाटी या दून कहते हैं। इधर जो वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा देहरादून सुना होगा, कोटली दून सुना होगा, इधर द्वार में हरिद्वार सुना होगा आदि, है ना, हरिद्वार सुना होगा और सब। तो ये हो गया कि मतलब शिवालिक पर्वत का अगर पश्चिम में ज्यादा चौड़ा वाला इधर भाग है, ज्यादा चौरस स्थल हो गया है, तो उसे हम लोग दून कहते हैं या घाटी भी कह सकते हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं। और ये सब कृषि के लिए क्षेत्र थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर कृषि अच्छी खासी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे निवास करना ज्यादा सुलभ लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हिमालय के विषय में। अब हम लोग बात करते हैं मैदान की। अब हम लोग दूसरे भारत के भौगोलिक संरचना में आगे बढ़ते हुए उत्तर का पर्वत श्रृंखला हम लोगों ने देख लिया है, जो कि एक दो बात जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें महत्वपूर्ण था वही मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। आइए अब हम लोग दूसरा भाग देखते हैं, मैदान। दूसरा भाग कौन सा है, भारत का उत्तरी मैदान, है ना, उत्तरी का मैदान। ये जो उत्तर वाला मैदान है, जैसे ये मैदान वाला भाग है, तो मैदान में क्या है कि हिमालय का दक्षिणी भाग, हिमालय का दक्षिणी, जैसे मान लीजिए ये भारत है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, यदि ये भारत है, मान लीजिए ये समझने के लिए आकृति है, ठीक है, ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ये वाला भाग हो गया हिमालय का हमारा, ये वाला भाग क्या हो गया, हिमालय का।
ये वाला बीच वाला भाग हमारा मैदान का हो गया और ये पठारी वाला भाग हो गया। तो हिमालय का जो ये दक्षिणी वाला भाग है, हिमालय का दक्षिणी वाला भाग और पठारिये का ये उत्तर वाला भाग, इसके बीच में जो स्थान है यहाँ पे, ये हिमालय का दक्षिण और पठारीय क्षेत्र का उत्तर वाला भाग, बीच वाले भाग को मैदानीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाले क्षेत्र को मैदानीय क्षेत्र कहते हैं। तो मैदानीय क्षेत्र किसको कहते हैं? हिमालय का दक्षिणी भाग, हिमालय का दक्षिणी भाग और पठारीय क्षेत्र का और पठारीय का उत्तरी भाग, ऊपर वाला भाग, उत्तरीय भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। मैदान कहलाता है ये वाला भाग। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि मैदान का निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार के मैदान होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैदान का निर्माण कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैदान के निर्माण करने में 3 नदी का महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल है। 3 नदी कौन कौन सा है? तो एक है सिंधु नदी, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। एक कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे ये नदी के द्वारा मैदान का निर्माण होता है, या मैदान जो ये बनता है इसमें नदी की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये मैदान के विषय में कि मैदान को बनने में लाखों समय लगे। ऐसा नहीं कि मैदान एक बार में बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये मैदान फैला कितना एरिया में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मैदान जो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये एकदम बेसिक जानकारी है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई की बात करें, मैदान की लंबाई की बात करें तो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2400 से 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर। तो मैदान के विषय में ये कुछ बेसिक जानकारी है कि मैदान जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। लंबाई कितना है? तो 2400 से 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? तो 150 से लेके 300 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं मैदान का निर्माण कैसे होता है। मैदान के निर्माण में तो ये समझ गए हम लोग कि 3 नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यही 3 नदी तंत्र मिलकर जो है मैदान का निर्माण करता है। ये 3 नदी और इस 3 नदियों का जो सहायक नदी है उसी के द्वारा जो है नदियों का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से जो पानी निकलती है, यहाँ से पानी जो निकलती है तो यहाँ पे अपने साथ कुछ कंकड़, कुछ बजरी, कुछ पत्थर वगैरह निक्षेपण के माध्यम से, है ना, निक्षेपण के माध्यम से नीचे लाती है, जो कि एक जगह आके यहाँ पे कुछ पत्थर यहाँ पे जमा हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऊपर से पानी आती है, पानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नदी आती है यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, पानी यहाँ पे विलुप्त हो जाता है। यहाँ पे पत्थर जमा हो जाता है, कंकड़ बजरी यहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी यहाँ पे, नदी यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पे विलुप्त हो जाने के कारण यहाँ पे जो है इसको हम लोग कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहते हैं हम लोग? इसे भाबर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे पर्वत से यहाँ पे पानी आया, अपने साथ कंकड़ बजरी पत्थर ईटा गिट्टी सब कुछ लाया, यहाँ पे जमा कर दिया। यहाँ पे जैसे ही नदी आई तो यहाँ पे छोटी छोटी नदियां लुप्त हो गई, जिसे क्या कहा गया? भाबर कहा गया। और ये क्षेत्र बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एक होता है कि ये तो है, ये जो पाया जाता है ये हिमालय के शिवालिक वाले एरिया में और या उप हिमालयी क्षेत्र में ये पाया जाता है, भाबर प्रदेश। जैसे ही यहाँ पे कुछ दूरी के बाद नदी यहाँ पे पुनः प्रकट होती है, नदी यहाँ पे जब पुनः यहाँ पे निकलती है नदी, तो वहां पे एक दलदली क्षेत्र जैसा बन जाता है। क्या क्या बन जाता है? दलदली क्षेत्र जैसा यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे नदी जब पुनः 15 से 30 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ा एकदम रास्ता होता है, जब उसके बाद आगे बढ़ के नदी यहाँ पे निकलती है, पुनः यहाँ पे प्रकट होती है, तो यहाँ पे हो जाता है दलदली वाला क्षेत्र, यहाँ पे हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे तराई प्रदेश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश कहा जाता है। और ये तराई प्रदेश बिल्कुल हिमालय के नीचे, जैसे बिहार का ऊपरी वाला भाग तराई प्रदेश होता है, इसी तरह से बिहार यूपी वाला ये ऊपरी वाला भाग जो होता है ये तराई प्रदेश होता है।
ठीक है, ये तराई हो गया और ये भावर हो गया। यहाँ पत्थर में पानी विलुप्त हो गया, भावर हो गया, पानी यहाँ से निकला आगे, यहाँ पे दलदली क्षेत्र हो गया, है ना, कीचड़ हो गया, ये ऐसे समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दलदली क्षेत्र हो जाने के कारण यहाँ तराई वाला भाग हो गया। ठीक है, इसको तराई प्रदेश कहते हैं। ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग जो हिमालय के नीचे बिल्कुल है, उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। तराई प्रदेश में उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पानी जैसे आगे बढ़ता है तो एक ये वाला भाग जो है जहाँ पे बाढ़ हर साल आती है। मान लीजिए कि पानी एक बार इस बार आया, फिर नेक्स्ट ईयर बारिश हुई, फिर वहां पे बाढ़ आ गया, एक मिट्टी यहाँ पे लाके यहाँ पे नदी के द्वारा मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ईयर बारिश हुआ, फिर बाढ़ आया, फिर इस मिट्टी को हटा के फिर यहाँ पे दूसरा मिट्टी हो गया। तो ये दूसरा मिट्टी जो यहाँ पे हो गया, इसको कहते हैं हम लोग नवीन जलोढ़। इसको क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। इसको कहते हैं नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, अभी मैं आपको बताऊंगा जलोढ़ क्या होता है और नवीन जलोढ़ पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो अभी समझते हैं कि तराई प्रदेश जैसे यहाँ से निकलती है, पानी यहाँ से निकलता है, पानी के द्वारा, नदी के द्वारा यहाँ जो मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टी यहाँ पे निक्षेपित हो जाता है। और यहाँ पे जो एक बार निक्षेपित हुआ, फिर अगले वर्ष यहाँ पे बारिश हुआ, फिर बाढ़ आया, फिर ये मिट्टी हट के यहाँ पे नई मिट्टी आ गया, जिसे कि नवीन जलोढ़ कहा जाता है। जलोढ़ क्या होता है कि जैसे जल के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, जल के द्वारा मिट्टी लाया गया और यहाँ पे मिट्टी को यहाँ पे ऐसे फैला दिया गया, यानी कि ओढ़ा दिया गया। एक तरह से समझिए, जल जैसे ये समझिए, जल और ओढ़ा देना, किसी चीज को ऐसे मतलब बिछा देना। ठीक है, चादर की तरह हम लोग उसको बिछा देते हैं। जैसे हिमोर, हिमोर मतलब क्या होता है, बर्फ की चादर, है ना। इसी तरह से जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को यहाँ पे बिछा देना, ये जलोढ़ कहलाता है। अब इसी जलोढ़ में है जो बार बार यहाँ पे जल के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, उसको नवीन जलोढ़। जो एक बार यहाँ पे लाया गया, फिर मतलब यहाँ पे पुरानी मिट्टी ये हो गई, तो फिर अभी तुरंत इसमें बाढ़ नहीं आता है, तुरंत नया नया मिट्टी इसमें नहीं आता है, जिसके कारण इसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं। फिर इसको अलग अलग नाम भी दे दिया गया है। हम लोग एक मिट्टी का भी यहाँ पे वीडियो देखेंगे, जिसमें कि मिट्टी, स्पेशली मिट्टी के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे, काम करेंगे उस पे। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे तराई क्षेत्र से यहाँ से निकला तो नदी के द्वारा जो यहाँ मिट्टी को निक्षेपित किया गया, यहाँ पे पुनः अगले मतलब कि हर वर्ष यहाँ पे नई नई मिट्टी का यहाँ पे निक्षेपित किया जाता है, जिससे कि नवीन जलोढ़ कहा जाता है। और इस साइड में जो जहाँ पे बाढ़ हर वर्ष नहीं आता है, वहां पे जो मिट्टी का निक्षेपण होता है उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि नदी यहाँ से पहाड़ से निकला, यहाँ पे भावर प्रदेश बन गया, अब भावर प्रदेश से आगे आया तराई प्रदेश बन गया, तराई प्रदेश से नदी आगे बढ़ा, जहाँ पे बाढ़ हर साल आया, मिट्टी यहाँ पे लाया गया, नया नया मिट्टी हर एक साल, वहां पे हो गया नवीन जलोढ़ हो गया। क्या हो गया, नवीन जलोढ़ हो गया। जहाँ पे बाढ़ हर वक्त नहीं आता है, हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ नहीं आता है, पुरानी मिट्टी होती है, उसे पुरानी जलोढ़ हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी इसके विषय में देखा, भावर, तराई, जलोढ़ के विषय में। तो नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़ को ही खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को ही खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ को ही क्या कहते हैं, बांगर। बांगर मतलब कंकड़ होता है, बजरी होता है। ठीक है, तो नई जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, बांगर। यहाँ पे देखिए हर वर्ष यहाँ पे मिट्टी का जो है परिवर्तन यहाँ पे होते रहता है, ये उपजाऊ होता है। यहाँ पे पानी की उपलब्धता होने के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे ये उपजाऊ होता है, जिसके कारण कृषि के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ये कंकड़ बजरी से लेस होता है, तो ये जो है यहाँ पे कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो है कैसे मैदान का निर्माण होता है। जैसे ही सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी के विषय में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो मैदान का निर्माण करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा पंजाब, तो ये पंजाब वाला क्षेत्र जो है, पंजाब में पांच नदी के विस्तृत क्षेत्र जो मैदान का है, 5 नदियों के द्वारा जो मैदान का विस्तृत क्षेत्र है जो निर्माण हुआ है, उसे ही पंजाब कहा जाता है। पंजाब मतलब होता है पंज, यानी कि 5। पंजाब मतलब क्या होता है, पंज यानी कि 5। ठीक है, 5। और आब मतलब नदी होता है, आब मतलब क्या होता है, नदी। ये जो आब होता है इसका मतलब नदी होता है फारसी भाषा में। फारसी भाषा में क्या होता है, नदी। जैसे हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी तरह से आबे जमजम, ये जो आबे जमजम है ये मुस्लिम धर्म में पवित्र माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी तरह से आबे जमजम को मुस्लिम धर्म में पवित्र नदी माना जाता है।
तो ये जो नदी है आब जो है पंजाब में पांच नदियों का, ये जो पांच नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसे ही पंजाब कहा जाता है। और पंजाब में कौन कौन से नदी है, तो झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज। तो ये पांच नदियों के द्वारा पंजाब में जो मिट्टी लाई जाती है ये इस नदियों के द्वारा और विस्तृत पंजाब में फैल जाता है, उससे ही जो है पंजाब में मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो नदियों के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे जल है और इसके द्वारा मिट्टी लाया गया और मैदान पे जो फैला दिया गया उसी को जलोढ़ कहा गया। वहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज के द्वारा जो है पंजाब में मैदान का निर्माण बेसिकली होता है। तो ये सिंधु नदी के जो है सिंधु नदी गंगा नदी तंत्र यानी कि 3 नदी तंत्र होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र के विषय में देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में एक तो मैंने आपको बताया कि पंजाब का मैदान होता है, पंजाब का मैदान, जिसमें मैंने आपको समझाया कि 5 नदियों का जो है इसमें होता है। 5 नदी में भी मैंने आपको बताया कि झेलम होता है, चिनाब होता है, रावी होता है, ब्यास होता है और सतलज होता है। तो ये 5 नदी के द्वारा जो है इस यहाँ पे नदी का विस्तार नदी के द्वारा मैदान का विस्तार यहाँ पे होता है जिसमें कि 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर मैदान का विस्तार है। वर्ग किलोमीटर जो है इसका मैदान का विस्तार है, जिसमें कि अगर क्षेत्र की बात करें तो पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला जो ये क्षेत्र है इसमें इस मैदान का विस्तृत क्षेत्र है। तो ये वाला भाग हो गया। यदि इसके दूसरे भाग की बात करें, सिंधु नदी तंत्र का ही दूसरा भाग अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। तो अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, राजस्थान के में जो अरावली पर्वत यहाँ पे है अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत के पश्चिमी वाला भाग, अरावली पर्वत के ये पश्चिमी वाला भाग जो है ये राजस्थान का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का मैदान कहलाता है। इस राजस्थान के मैदान में जो है, इस राजस्थान के मैदान में बेसिकली बालू का स्तूप पाया जाता है, इसी के लिए ये राजस्थान का मैदान फेमस है। अब बालू का स्तूप क्या होता है इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बालू का स्तूप क्या होता है कि ये समझिए कि मतलब कि बालू का एक तरह से ढेर, हम लोग कभी देखेंगे जब हम लोग टोपोग्राफी पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक चीज की आकृति कैसे क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो सीधा समझिए कि बालू का एक ढेर को हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं, है ना। बालू का स्तूप, बालू का ढेर, रेत का ढेर, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्माण होता है। तो राजस्थान में बेसिकली जो है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बालू का स्तूप के लिए वो जगह फेमस है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी तंत्र में 2 जगह हो गया। एक पंजाब का मैदान हो गया, पंजाब का मैदान 5 नदियों के द्वारा 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। हरियाणा पंजाब दिल्ली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसी का दूसरा भाग अगर देखें तो राजस्थान के अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में, जो कि बालू का स्तूप के लिए फेमस है। ये सिंधु नदी तंत्र के द्वारा हो गया। आइए अब हम लोग गंगा नदी तंत्र के विषय में देखते हैं। गंगा नदी तंत्र, आइए हम लोग गंगा नदी तंत्र के विषय में देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र जो है इसको मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक ऊपरी गंगा, जिसमें कि यूपी का पश्चिमी वाला भाग आता है, जो कि रुहेलखंड वाला एरिया कहलाता है। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान जो है, ये ऊपरी गंगा का मैदान यूपी का पश्चिमी वाला भाग जो रुहेलखंड का मैदान कहलाता है। ठीक है, दूसरा है मध्य गंगा। दूसरा क्या है? मध्य गंगा में यूपी का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग ये आता है। यूपी का पूर्वी प्लस बिहार का पश्चिमी भाग ये आता है मध्य गंगा में। फिर हम लोग अगर देखते हैं निचली गंगा में देखते हैं, जिसे अवध का गंगा भी कहा जाता है। इसमें जो है मतलब इधर यूपी बिहार और कुछ बंगाल के एरिया भी इसमें जो है कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है, अवध का गंगा कहिए या इसे निचली गंगा कहिए। तो गंगा को भी बेसिकली हम लोग 3 भाग में विभक्त करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यूपी बिहार का भी कुछ भाग, यूपी का भी कुछ भाग और बंगाल पूरा इसमें शामिल हो जाता है निचली गंगा के मैदान में। तो गंगा मैदान को भी 3 भागों में हम लोगों ने देखा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। तो सिंधु नदी तंत्र भी देखा, गंगा नदी तंत्र भी देखा। अब देखिए ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में हम लोग देखते हैं।
ये एक एक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ, मैं पूरा विस्तृत अभी नहीं बता रहा हूँ। वो हम लोग कभी और इस पे चर्चा करेंगे, जो कि मैदानी एरिया का बहुत डिटेल है। ठीक है, अभी बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम ब्रह्मपुत्र मैदान के विषय में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान को ही जो है असम का मैदान भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है जो जब मृदा का जो विस्तार किया जाता है वो असम के क्षेत्र में ही ज्यादातर किया जाता है। असम के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सदिया से लेके सदिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेके धुमरी तक जो है असम वाले इलाके में ही इसका विस्तार किया जाता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो नदी का मैदान का निर्माण होता है वो असम का मैदान ही बेसिकली कहलाता है। ठीक है, तो बस ये है एकदम शॉर्ट जानकारी जो कि मैदान का निर्माण होता है। और एक बात है कि मैदान जो है ये हिमालय के नीचे वाला भाग जो है, हिमालय के नीचे वाले भाग में एक बेसिन पाया जाता है, जिसमें कि लाखों वर्षों से नदियों के द्वारा जो निक्षेपण, मिट्टी का निक्षेपण होते होते वहां जो अवतरण जमा होता गया, वहां पे जो जमा होता गया धीरे धीरे और वो नदियों के द्वारा पूरा विस्तृत हो गया, उससे मैदान का निर्माण हुआ। तो ये बात यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे कि हिमालय की नदी एक बेसिन था, जो कि द्रोणी जिसको कहा जाता है, जिसमें कि नदियों के द्वारा मिट्टी का जो यहाँ पे निक्षालन किया गया, यहाँ पे जमा होता गया, निक्षेपित किया गया, जमा होते होते यहाँ पे धीरे धीरे जो है नदी का मैदान जो है यहाँ पे निर्माण किया गया, मैदान का निर्माण यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पठारीय क्षेत्र के विषय में देखेंगे, और मैदानी क्षेत्र के विषय में भी जो कुछ एक दो पॉइंट इसमें रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इसमें ऐड कर देने के लिए। तो अभी हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।